इसके अलावा जो अगर तारीख़ी एतबार से हम देखें तो जब भी कोई मीडिएशन या कोई मुआहदा आया, वो फ़लस्तीन के साथ होना हो या फिर वो ईरान के साथ होना हो, तो इसराइल उसको अपने फेवर में नहीं समझता। जिस तरह कैंप डेविड समिट की तारीख़ है उसको बाद में डीरेल करवाया। फिर अब रिसेंटली अगर देखा जाए JCPOA से भी वो बहुत खुश नहीं थे, और अब जो टॉक्स हो रही थी जिसके 5 राउंड्स मुकम्मल हो गए थे, इस पर भी इसराइल का ये कतई नज़र इस बात से कि वहाँ पर नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम से आकर हमला कर देना और मिलिट्री टॉप ब्रास को निशाना बनाना। आपको लगता है कि जो बाशहज़ाद साहब कर रहे हैं वो तो तमाम मौज़ूआत बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू को इस बात का इल्म है कि अगर कोई डील हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, तो वो उनकी फेवर में नहीं है, वो लोकल ऑडियंसेस को फिर क्या बेचेंगे वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। देखिए, शहजाद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस जंग का फैसला इस बात पर होगा कि कौन ज़्यादा मार खा सकता है, और बस यही यहाँ पर वो बुनियादी बात है इस पूरी लड़ाई में। लंबी रेस का घोड़ा कौन है? आपने मेरे एनालिसिस में इससे पहले भी जरूर ये बात नोट की होगी कि मेरे ख्याल में लंबी रेस का घोड़ा ईरान है, इसराइल तनहा नहीं है। हाँ, उसके साथ अगर अमेरिका और बाकी उसके जो एलाइज हैं वो पूरी ताकत से आकर खड़े हो जाएं, तब वो एक सस्टेनेबल ईरानी बम्बारमेंट ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि इसको इसी लेवल पे, इससे ज़्यादा लेवल पे रिटेलिएट भी कर सकता है। जो इसकी प्रेम्प्टिव स्ट्राइक की एक लॉजिक है। अगर हम इस लॉजिक को मान लें तो फिर तो कोई भी ताकतवर मुल्क पूरी पूरी दुनिया को खंडर बना सकता है कि मुझे फलां जगह से खतरा है, फलां जगह से खतरा है। ईरान ने आखिरी इतलात तक अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक भी उन रूल्स को वायलेट नहीं किया था जो कि उसके ऊपर अमेरिका बेशक निकल गया था न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, लेकिन बाकी यूरोपियन ममालिक, चाइना और रशिया उसमें थे, तो उसने उनको अभी तक वायलेट नहीं किया था। जो उनको प्रॉब्लम था, जिससे ये खौफजदा थे खास तौर पर इसराइली, वो इनका इनका फर्दू प्लांट है, क्योंकि उसकी इंस्पेक्शन में कुछ कैमरास ईरान ने बंद कर दिए थे, कुछ उसकी जगहों पर इंस्पेक्शन नहीं करने दी थी, और आपको पता है वो 0.5 किलोमीटर गहराई में है, जो अमेरिकन B-2 बम्बार भी आकर उसको तबाह नहीं कर सकते। उनको भी बहुत लंबी सस्टेन्ड एक बम्बारी वहां पर करना पड़ेगी। तो जब उसकी इंस्पेक्शन बंद हुई तो उस वक्त फिर इनको एक जवाब मिला कि हम इसको जवाब बनाकर हमला करते हैं। लेकिन ये भी जवाब इसलिए नहीं माना जा सकता कि अभी तक NPT में ईरान है। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त इखलाक कानून, इंटरनेशनल लॉ की बात तो बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। अमेरिका खास तौर पर अपनी मीडिएशन पावर, अपना सालसी का जो किरदार है, इसका जवाब, इसका कानूनी इखलाकी जवाब मुकम्मल तौर पर खो चुका है। क्योंकि जब आप दो लड़ने वाले ग्रुप्स में एक के साथ खड़े हों, उसको वेपन दे रहे हों, और दूसरे के मिलिट्री कमांडर्स को आपने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ हो, तो आप मीडिएशन नहीं कर सकते। जो भी अमेरिका कह रहा है वो ये है कि ईरान सरेंडर कर दे, हमास सरेंडर कर दे, हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे, मतलब जो भी इसराइल के मुकाबले में है वो सरेंडर करे, उसका मुज़ाकरात यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जाहिर है इस तरह तो कोई भी पावर आपसे नेगोशिएट नहीं करेगी। और इसमें जो सबसे कमजोर फरीक था 25 मील लंबी एक पट्टी में, गजा में हमास, वो उसने भी अब तक सरेंडर नहीं किया। तो कहाँ इस बात पे ये इसको कायल कर सकेंगे कि ईरान सरेंडर कर दे अपनी न्यूक्लियर सलाहियत। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि ईरान की ये गवर्नमेंट आप खत्म कर भी लें, नई जो आएगी वो भी न्यूक्लियर पावर को नहीं छोड़ेगी, वो भी इसराइल की दोस्त नहीं होगी। रजा शाह पहलवी भी उससे पहले यही काम कर रहे थे, और ये न्यूक्लियर प्लांट और एटमी एनर्जी, ये एटॉमिक बॉम्ब हासिल करने की दौड़ में आयतुल्लाह से पहले शहंशाह थे। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद साहब, ये जो फैसल भी बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो परसूट है ये रजीम चेंज से ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जो एक तारीख़ अगर देखी जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वेस्टर्न ब्लॉक की, तो वो तो इस तरह के मुतादिद इल्ज़ाम इराक़ पर भी लगाया करते थे, लीबिया पर भी लगते थे, और अब हमें पिछले 20 साल से बताया जा रहा है कि ईरान सिर्फ़ एक कदम दूर रह गया टेस्ट करने से। तो उनके ये जो दावे हैं उनमें कितनी सदाकत है कि क्लेम एक हो जाता है, उसको काउंटर चेक कोई नहीं कर सकता, और इससे पहले कि उसको काउंटर चेक करें पूरी फ़ौज ला के इन्वेड कर दिया जाता है मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की जो तारीख़ है। तो इस बार का जो क्लेम है आपको लगता है ट्रूथफुल है कि ईरान सिर्फ एक कदम दूर है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो खेल है इससे बहुत ऊंचा है, ये सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का मिडल ईस्ट का नक्शा अमेरिका बनाना चाहता है, उसके लिए
ईरान को किसी तरीके से डील करना या न्यूट्रलाइज करना लाजमी था। उसके रास्ते में ये पत्थर था, पत्थर है। अच्छा, अब उसके दो तरीके किए जा सकते हैं ना। अब इसी पहले इस जंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम नुक्ता मेरे दिमाग में है, वो ऊपर निकल जाएगा बाद में। एक तो ये कि ये जंग बंदी उस वक्त होगी जब ईरान के मिसाइल खत्म हो जाएंगे, या इसराइल जिस किस्म की मार सह रहा है उसके सहने के काबिल नहीं रहेगा। इसराइल की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है, अपनी लैक ऑफ डेप्थ, उसकी जो डेप्थ है जो थोड़ी बहुत जितनी भी है, और उसके बाद उसके लोगों की सिक्योरिटी के, ये बहुत ही सेंसिटिव है अपने लोगों की सिक्योरिटी के, उनके लोग बहुत सेंसिटिव हैं, और उसके ऊपर फॉरेन रिएक्शन इंटरनली स्टार्ट हो जाता है जब उन पर बहुत बोझ पड़ता है या उनको किसी किस्म का, उनको आदत नहीं है मार सहने की। तो वो मैं बात एग्री करता हूं फैसल की कि ये जब ईरान के मिसाइल खत्म हो जाए या उससे पहले पहले इसराइल गिव इन कर दे और ये रेडीनेस शो कर। दूसरी तीसरी बात एक और भी है, हमने जिक्र किया था कि उनका मकसद था ना कुछ ये करने के लिए। पहला मकसद तो चले हमने एक्सेप्ट कर लिया कि उसको न्यूक्लियर को उन्होंने बहुत हद तक डिग्रेड करना था और उस लेवल पे लेके आना था जहां पर कि ईरान उनके साथ मिलके अमेरिका के पास मिलके ये कहे कि ठीक है जी मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं और आप ही की टर्म्स से बातचीत करूंगा। अब जहां तक आ गई बात, आपका सवाल जो था, जो गालिबन ये था कि क्या इस तरह का जवाब बना के किसी पे हमला किया जा सकता है। एक चीज ये है कि IAEA को जब आपने इजाजत दे दी अंदर आने की, पाकिस्तान की एक मिसाल हमारे सामने है। ये हमेशा मैं इसके बारे में, क्योंकि हमारा सफर जो न्यूक्लियर का जो था पाकिस्तान का, वो भी एक बड़ा यूनिक सफर है, और उस यूनिक सफर के अंदर ना इंडिया ने NPT साइन किया ना हमने NPT साइन किया जी। और उसके अंदर हमारे अपने तजर्बे ये बता रहे थे कि हमें अपने तौर पे ये कैपेबिलिटी इस तरीके से डेवलप करनी है कि कोई हमें रोक ना सके। आप ये नहीं कर सकते कि यू कांट प्ले ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। मेरे ख्याल में ईरान से एक गलती ये हुई, एक देखिए जो 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 पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी एनरिचमेंट जो है वो 5 से 20 पे लेके जाएंगे और 20 से फिर 65 पे लेके जाएंगे और उससे 80s में ले जाएंगे, तो फिर कोई आपके गले को आएगा, खास तौर पे अगर आपने दुश्मनियां भी पाली हुई। एक फाइनल और चीज मैं जिक्र कर दूं, उसमें यह है कि जब आपका ये हो कि आपकी परसेप्शन है दुनिया के अंदर किसी चीज के बारे में, यानी परसीव किया जाता है, आपका एक इंप्रेशन है कि ईरान एक न्यूक्लियर होने के ताकत है और बहुत ताकतवर मुल्क है, और लोग आम तौर पर उससे कोई किसी किस्म का उसको लाइटली नहीं लेते, तो उस परसेप्शन को कभी पंक्चर नहीं करना चाहिए। यानी नेवर गेट इनटू अ सिचुएशन जहां पे कि योर ब्लफ इज कॉल्ड। जब ब्लफ कॉल हो जाए तो फिर आप पकड़े जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वहां पे पहुंचे नहीं थे और ये इनको पता था कि अभी एग्जैक्टली 90% या 95% पे नहीं पहुंचे हुए, इस वजह से उन्होंने अटैक किया कि ठीक है हमें पता है कि इनके पास फिलहाल कुछ नहीं है हमें करने के लिए, कोई ऐसा खतरा मौजूद शहजाद साहब, लेकिन उस जगह पे मैं एक बात को मुकम्मल कर लूं। अच्छा, ठीक है। उस जगह पे आप अपना रास्ता बना लेते हैं, यू बाय टाइम। पाकिस्तान ने कितना टाइम बाय किया,